आप सबों का अध्याय 5 जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, उसमें स्वागत है। ये मेरे ख्याल से आखिरी अध्याय है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो हम इसमें देखते हैं हमारे लिए क्या क्या है। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं। गुड। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है कैसे है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये लाइन किसने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। सबसे पहले समझो क्या कहता है। जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं। जनता के द्वारा शुरू कैसे होता है? जब जनता अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है। कैसे चुनती है? लोकतंत्र में जनता मतदान करके अपना प्रतिनिधि को चुनती है। अब क्या होता है? यह चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए शासन करते हैं। किसके लिए शासन किए? जनता के लिए शासन किए। तो जब ये जनता के द्वारा चुना गया जाएगा और जनता के लिए शासन करेगा तो ये किसका शासन हो जाएगा? तो जनता का स्वयं का शासन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जनता कर रही है। सब कुछ जनता कर रही है। अगर जनता अपने प्रतिनिधि के कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है तो अगले चुनाव में वह उसे वोट न देकर सत्ता से हटा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। तो क्लियर हो गया एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अब टकराव हो रहा है। दो वर्टिकल में हम बताए थे, केंद्र सरकार ऊपर होता है, राज्य सरकार नीचे होता है। अब दोनों के बीच ढिसुम चल रहा है। तो इससे क्या होगा? जब टकराव होगा तो लोकतंत्र क्या होगा? प्रभावित होगा। लोकतंत्र क्या होगा? प्रभावित होगा। तो कहता है ऐसा कैसे होता है? जब भी टकराव होगा तो क्या होगा? रुकावट आएगा। किस चीज में रुकावट आएगा? योजनाओं में। किस में रुकावट होगा? योजनाओं में। गुड। तो कैसे? जैसे जातिवाद को खत्म करना है, शिक्षा को बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण करना है, बाल श्रम को खत्म करना है, इस सब पर सरकार को काम करना है, जिसमें कठिनाई शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार कहेगी कुछ, राज्य सरकार करेगी कुछ और। तो क्या होगा? जब टकराव होगा, अभी देखो पहलगाम में क्या हुआ है, लड़ाई, आतंकवादी हमला हुआ है, तो आतंकवाद से लड़ने में दिक्कत होगा। जो जन कल्याणकारी योजना बनानी थी वो भी लागू नहीं होगी। तो इससे क्या होता है? हमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच चाहिए सामंजस्य और सहयोग। क्या चाहिए? सामंजस्य और सहयोग। इससे क्या होगा? समाधान आसानी से हो सकेगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? तो चलो देखते हैं। परिवारवाद क्या होता है? हम लोकतंत्र में परिवारवाद की बात करते हैं। लोकतंत्र में जब हम परिवारवाद की बात करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नेता के स्थान पे उसी के पुत्र या पुत्री का चुनाव कब होगा? कोई जनप्रतिनिधि है, उसका क्या हो गया? निधन हो गया, या उसने इस्तीफा दे दिया। तो जैसे निधन होगा या इस्तीफा होगा तो वो सीट क्या हो जाएगा? खाली। वो सीट क्या हो जाएगा? खाली। जब कोई सीट खाली हो जाएगा तब कहता है उसी के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बना दीजिए। तो क्या हुआ? परिवार के सदस्य को ही हमने उम्मीदवार बनाया, तो यही हुआ परिवारवाद। यही क्या हो गया? परिवारवाद। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब जो अपराध है वो क्या है? आर्थिक रूप से, यानी पैसे से संबंधित है। अभी महाकुंभ लगा था। अभी क्या लगा था? महाकुंभ लगा था। तो लोगों ने क्या किया? अपने अकाउंट में अपराधियों से पैसे मंगवाए। कैसे? एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई, लोग उस पर बुक करते थे, होटल का कमरा बुक नहीं होता था, जो अकाउंट था उसमें पैसा आता था, फिर पुलिस उस आदमी को खोज रही है। तो ये अपराध क्या हुआ? आर्थिक अपराध हुआ। खाता को रेंट पर ले लिया जाता है। तुम हमको खाता दो, 10% कमीशन पे पैसा मंगाएंगे, तुमको पैसा दे देंगे। यही हो गया आर्थिक अपराध का एक प्रकार। या हम क्या किए? कोई ऐसा अपराध किए, सरकार के पैसे का गबन कर लिए।
तो आर्थिक अपराध वे अपराध होते हैं जो पैसे के लालच में किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी को धोखा देकर धन हासिल करना या धन के लिए किसी को ठगना। आजकल कई सांसदों के पास करोड़ों की संपत्ति होती है, जो इस बात का संकेत है कि आर्थिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रश्न पूछने में सांसद लोग क्या करते थे? सवाल पूछते थे। अब तुम पूछोगे प्रश्न पूछने में उन्होंने पैसा लेके क्या किया? तो देखो, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको ये पता करना है कि सरकार की क्या नीतियां आ रही है, तो वो सवाल पूछवाया अपने हिसाब से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते 55 नंबर। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? अभी थोड़ी देर पहले हमने सूचना का अधिकार, देखो सूचना का अधिकार है, हमको पूछने का अधिकार है। जब हमको पूछने का अधिकार होगा तो जनता पूछेगी किससे? जनता पूछेगी कानून बनाने वाले से, जो लोकतंत्र में सत्ता में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है जब हमको पूछने का अधिकार होगा तो लोगों को डर लगेगा कि मुझसे सवाल पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ? एक तरह से ये रखवाला हो गया। ये क्या हो गया? रखवाला हो गया। तो चलो देखते हैं। ये जो सूचना का अधिकार है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये क्या हुआ? लोकतंत्र का रखवाला है, क्योंकि ये लोगों को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखो क्या होगा, जनता किस चीज के बारे में पूछेगी? जनता जब भी सवाल पूछेगी तो वो पूछेगी सवाल सरकारी कामकाज के बारे में। जब सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी देगी तो जिस कामकाज में भ्रष्टाचार हो सकता है, काम नहीं हो, पैसे का गबन हो जाए, उस पर क्या होगा? नियंत्रण होगा, लोगों को डर होगा। और जैसे नियंत्रण होगा तो सरकार क्या हो जाएगी? जवाबदेह हो जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह कानून लोगों को क्या करता है? सशक्त बनाता है, जो लोकतंत्र को मजबूत भी करता है। क्लियर हो गया? हमने ये भी देख लिया 5 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको भी देखते हैं। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? अच्छे रूप में भी प्रभावित करेगी और गलत रूप में भी प्रभावित करेगी। तो चलो देखते हैं। गठबंधन कब होता है? गांठ बंधन कर लिए। शादी में खास करके बंधन होता है स्त्री और पुरुष के बीच। तो कब होता है? जब एक व्यक्ति संभव असंभव होता है कोई काम करने के लिए। तो जब उसी तरह से जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, चाहिए 212 और मिला 110, तो इसको चाहिए 212 पुराने के लिए कितना? 2, इसको चाहिए 102 और। तो अब 102 जिसके पास है उस सबसे मिलकर के छोटी छोटी पार्टियों से मिलकर सरकार बना लेती है। इससे क्या होता है? अलग अलग आदमी है यानी मजबूती नहीं मिलती है। अब ये क्या है? मुट्ठी है, एक उंगली करती है मैं इधर रहूंगा, मैं इधर रहूंगा, तो मजबूती नहीं मिलेगी। जब मजबूती नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? प्रशासन कमजोर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, इन गठबंधनों में शामिल पार्टियां अपने स्वार्थ को देखते हुए फैसले करती है, जिससे प्रशासन में स्थिरता नहीं रहती है। क्लियर हो गया? 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन? नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में वहां क्या क्या बाधाएं हैं? अभी तो नेपाल में क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बाधा वहां क्या है? माओवादी नेताओं द्वारा सरकार पर अपनी इच्छाएं थोपना है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ है। इन बाधाओं के कारण ही नेपाल में पूरी तरह से स्थापना नहीं हो पा रही है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? जरूर। हमने थोड़ी देर पहले बताया था शिक्षा क्यों जरूरी है। तो देखो क्या है, कोई भी जो शिक्षित व्यक्ति होता है, पहले हम ये देखते हैं शिक्षित शिक्षित होना क्यों जरूरी है। वो क्या करता है? अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर शिक्षित व्यक्ति अपने वोट का सही इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो दूसरों की बातों पर चलेगा। दूसरा लोग उसको कहेगा वोट बर्बाद हो जाएगा तो आप दूसरे को दे दीजिए, तो वो क्या करेगा? दूसरे को दे देगा। यानी वह यह नहीं समझ पाता है कि किसे वोट दें और किसे वोट नहीं दें। इस कारण लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है। लोकतंत्र क्या हो सकता है? कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि जनता सही निर्णय नहीं ले पाती है। और भारत में जो साक्षरता दर है वो क्या है? कम है, तो ये समस्या और बढ़ जाती है।
अब आते हैं 5वां नंबर सवाल पे। अब हम कहाँ आते हैं? 5वां नंबर सवाल पे। देखते हैं हमारा 5वां नंबर सवाल क्या है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। अभी पहलगाम में हमला हुआ है, क्यों चुनौती है? देखो, आतंकवादी क्या करेंगे? आतंक फैलाते हैं। कैसे आतंक फैलाते हैं? हिंसक गतिविधियों से। उन्होंने वहां क्या किया? लोगों को मार दिया। तो जब हिंसा होती है तो क्या होता है? जान की भी क्षति होती है और पैसे की भी क्षति होती है। जब जान और पैसे की क्षति होती है तो क्या होता है? भय और अस्थिरता दोनों आती है। अभी क्या हुआ? वहां उन्होंने मारा तो लोगों की जान भी गई, और अब लोग क्या हुआ? वहां टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे, तो पैसे की भी क्षति हुई। इससे क्या हुआ? लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो गई, लोगों को अविश्वास हो गया अपनी चुनी हुई सरकार पर, और लोग डर गए। और डरने के कारण क्या हुआ? अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए, और हम जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। अब एक व्यक्ति है जिसको अपनी राय रखने का अधिकार था, लेकिन डर से वो अपने अधिकार को नहीं उठा पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? कि उसका जो ये अधिकार है, आतंकवाद इस अधिकार का हनन कर रहा है। यानी आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, एक एक करके बनाते हैं। देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां विवेचना करें? हम 5 चुनौती लिखे हैं, इसी को लंबा चौड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन एक एक करके ही इसको देखते हैं। पहली चुनौती क्या है? चलो देखते हैं। पहला तो हमेशा केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होता है। जब भी टकराव होगा तो कोई भी योजनाएं, देखो केंद्र सरकार को योजना चलानी है किसी न किसी राज्य में, तो जब वो योजना चलाएगी तो क्या होगा? और ज्यादातर योजना कौन होता है? शिक्षा होता है, या महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित होता है। ये सब जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसमें क्या करेगा? असर पड़ेगा। दूसरा, भारतीय राजनीति में कौन सी चुनौती है? चुनाव में बेतहाशा खर्च होता है। अभी हम या कोई आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। टिकट जो मिलता है राजनीतिक पार्टियों से, उसमें पक्षपात होता है और पारदर्शिता की कमी होती है। पैसे वाले को दी जाती है, अपराधियों को दे दी जाती है। तो ये क्या है? एक तरह से बड़ी चुनौती है। जातिवाद है, और क्या है? वंशवाद है। इसके कारण क्या होता है? जहां जिस जाति की संख्या है, सपोज करो कहीं पर ब्राह्मणों की संख्या कम है और वहां पर राजपूतों की संख्या ज्यादा है, अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दे दिया जाए तो ये इलेक्शन नहीं जीतेगा, भले ही ये अच्छा क्यों नहीं हो। तो अच्छे उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल पाएगा। और जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो सरकार बनाने के लिए कई पार्टियों को जोड़ना पड़ता है, जिससे सरकार कमजोर हो जाती है। अभी हमने कहा था आपराधिक छवि वाले नेता। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो क्या हैं? आपराधिक छवि वाले हैं। तो ये लोकतंत्र को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्लियर हो गया। ये सारी समस्याएं हैं, 5 समस्याओं को हमने वर्णन किया, इसी को तुम लिख सकते हो। बहुत बार हम एक्सप्लेन नहीं किए। क्यों एक्सप्लेन नहीं किए? कुछ तुम्हारे लिए भी लिखने के लिए हमने छोड़ा है। हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं। उस राजनीति में हम बात कर रहे हैं महिलाओं की भागीदारी की लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं। 3 बात है। पहला, जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने वोट की ताकत को पहचानती है और उसका इस्तेमाल कर रही है। 50% का आरक्षण भी है। महिलाओं की संख्या लोकसभा में बढ़ी है, यहां से जो चुने जा रहे हैं वो भी ज्यादा जा रहे हैं। दूसरा चीज, ग्राम पंचायत जैसी संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण मिला है। इससे साफ होता है कि महिलाओं की भागीदारी जो लोकतंत्र को क्या करती है? मजबूत बनाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। परिवारवाद और जातिवाद लोकतंत्र को प्रभावित करता है। पहले तो हम समझ गए परिवारवाद कब होता है? मृत्यु हो गया या इस्तीफा हो गया। तो जब हम परिवार के लोग को ही टिकट देंगे और परिवार का जो वो व्यक्ति है वो योग्य नहीं है, तो इससे क्या होगा? लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम जातिवाद को, जाति के आधार पर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे और अच्छी लोगों को वोट को टिकट नहीं देंगे, तो क्या होगा? लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और समाज का विकास नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्या चुने हुए शासक, ये जो शासक हैं जो जीत के आते हैं अपने मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। चलो हम तो बिहार का मुख्यमंत्री बन गए, हम अब कुछ भी कर सकते हैं। तो कहता है साहब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता उन्हें चुनती है, वो अपने मन से चुन के नहीं आए हैं। और जो चुनती है उसके प्रति चुना हुआ व्यक्ति क्या होता है? जवाबदेह रहता है। और जनता को क्या है? सूचना का अधिकार है, वो ये पता कर सकती है कि सरकार कौन सा फैसला ले सकती है। और अगर गलत फैसला हुआ तो उसको वो अगले चुनाव में हरा सकती है, और गलत काम किया तो फिर न्यायालय द्वारा उसको सजा दिलवा सकती है। बहुत अच्छा। न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती और इसके सुधार के क्या उपाय हैं? तो इसमें हम दो ही उपाय लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? अदालतें अगर किसी के दबाव में काम करेगी तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, लेकिन अदालतें किसी के दबाव में काम नहीं करती है। न्यायपालिका को इतनी आजादी और शक्ति होनी चाहिए कि वो सही और संपूर्ण फैसला दे सके, चाहे कोई भी हो, और इस तरह से फैसला हो रही है। तो ये सब सुधार की जरूरत है जिसको हमने लिख दिया है।